Hello everyone, welcome to Cyberonics एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आशना बानो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के सिलेबस को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न को बता दिया था और आज हम डिटेल सिलेबस देखेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर हो रहा है और उन सब्जेक्ट्स में से आपको क्या क्या किन किन टॉपिक्स पर अच्छे से देखना है, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो आज हम डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट को बता दिया था कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आज हम उन सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उन सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देनी है। तो जैसा कि यहाँ पर आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स का हो गया, कंपनी लॉ हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, मैथमेटिक्स, स्टैट, इन्वायरमेंट, टैक्स, जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस अवेयरनेस। तो इन सभी सब्जेक्ट से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 100 बनते हैं। किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये कोई डेफिनेट नहीं है कि हाँ मैनेजमेंट से आपके 10 क्वेश्चन ही आने हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके पेपर के लेवल सब्जेक्ट के टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टॉपिक देते हैं और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सेट करते हैं। ये हर साल बदलता रहता है, ये कोई डेफिनेट नहीं है कि आपको मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन ही आने हैं या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आपके 10 क्वेश्चन ही बनने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मिली जुली हुई स्ट्रेटजी बनानी होगी और पेपर के पैटर्न को समझना होगा। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे लिखा है। तो ये आपका 4 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के बाद का ये टॉपिक डिसाइड किए हैं कि इन टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देनी है आपको, तभी आपका एमकॉम में अच्छे से हो सकता है। और आप इसे मतलब कि इजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तीनों साल का जो आपने बीकॉम में पढ़ा है वही आपका बेस होना है इस एंट्रेंस में, और आपको हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पेपर की एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बता दें, ये 4 सालों का जो पेपर की एनालिसिस के बाद पता चला कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आपके 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं या कम भी हो सकते हैं, 10 तक भी जाते हैं। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 10 भी आ सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं और 13 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है इसमें? जनरल मैनेजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का आपका, कि मैनेजमेंट के फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की स्कोप क्या है, मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे तमाम जो आप बेसिक पढ़ते हो मैनेजमेंट का वो आपको पढ़ना होगा। क्या पता एक क्वेश्चन वहाँ से भी निकल जाए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरह आपका इसमें जो 14 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो 14 प्रिंसिपल है आपका फ्यूल का, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। टोटल क्वेश्चन 10, 12 या 13 बन सकते हैं। तो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्लानिंग हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, स्कॉलर चेन, ये सब बहुत ही वेटेज टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अल्टरनेटिव बन रहे हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन रहे हैं। एक साल आ रहा है तो दूसरे साल फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी बहुत है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं है कि 19 में पूछा है तो 20 में नहीं पूछा है, 19 में भी पूछा है तो 20 में भी कहीं ना कहीं से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन बना है। तो आपको अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आपका MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है, इसे भी अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलते हैं। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैं बता दूँ लाइन, स्टाफ, फंक्शनल, मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इसमें जो है आपका लाइन से कभी बन जा रहा है, दूसरे साल स्टाफ से बन जा रहा है,
इस तरीके की फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन की। लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, आपका एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, आपका मैस्लो थ्योरी, इन सब से या तो इनके प्रोपाउंडर को पूछता है या थ्योरी का कोर क्या है ये पूछ देता है। तो मैनेजमेंट में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, जैसा कि हमने बताया था कि मैनेजमेंट में आपका बिजनेस कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है उनसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं। तो आप यहाँ पर बिजनेस इथिक्स को भी ऐड कर लीजिए। कभी कभी बिजनेस इथिक्स से भी क्वेश्चन 1-2 बन रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है बिजनेस इथिक्स की। आपका मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। तो ये आपको इस पोर्शन को इस तरीके से पढ़ना होगा, ये टॉपिक को। आगे चलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपका बेसिक सारा कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, तो डिफरेंसेस को लेकर क्वेश्चन आते हैं। HR मैनेजर का रोल क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और सबसे वेटेस्ट टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक जो आपका है वो है वर्क फोर्स प्लानिंग। इसमें आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, ज़्यादा प्रोसेस से ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको सही सीक्वेंस में प्रोसेस बताना है। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका हो गया, और नेचर भी पूछ देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिक्रूटमेंट का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसमें जो है एम्प्लॉय को निकाल नहीं देते हैं, उनको इन फ्यूचर के लिए भी बना कर रखते हैं, उनको तुरंत हटाते नहीं हैं, उनकी छटनी नहीं करते। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि छटनी कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये आपका क्या है, निगेटिव प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है। तो जितने भी वर्कफोर्स प्लानिंग के जो एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट हो गए, सिलेक्शन हो गया, इंडक्शन, ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के मेथड जैसे आपने पढ़ा होगा ना HRM में, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कितनी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कितनी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, तो इन दोनों का आपका क्या होगा, आपको पहचानना है कि कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से कुछ आपको करना होगा। ओके, तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दूँ यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं सिर्फ इस टॉपिक से। ठीक है, वर्कफोर्स प्लानिंग, सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट, इस तरीके से आपका यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 क्वेश्चन कुछ होता है, 5 आपने सही किया तो 5 नंबर आपके हो गए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है। अब हम आगे देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मार्केटिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी कितने टाइप की होती है, प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। तो जितने स्टेजेस होते हैं ना आपको वो पता होने चाहिए, स्टेजेस कितने होते हैं, कौन सा इंट्रोडक्शन लेवल है, कौन सा मैच्योरिटी लेवल है, मैच्योरिटी लेवल में सेल्स की वॉल्यूम क्या होती है, प्रॉफिट का क्या रेंज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके जो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, तो यहाँ पर जो आपका 4 P's है वो 4 P's को किसने बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 P's में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन रहा है। सर्विस मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं। ब्रांडिंग के टाइप्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, सेगमेंटेशन का आपका स्कोप पूछता है, और टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेगमेंटेशन जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछता है। जितने भी सेगमेंटेशन होते हैं, जियोग्राफिकल हो गया, फिजिकल हो गया, और आपका जो जियोग्राफिकल होता है वो प्लेस को लेकर होता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट सीजनेबल जितने भी होते हैं, सीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, कैसे उनका सेगमेंटेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको बस आप इतना समझो कि आपको पढ़ना क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके या नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको टिक कर देना है कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। आगे चलेंगे इसी के क्रम में
प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, जितने भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती है, चाहे वो स्कीमिंग हो चाहे वो पेनेट्रेशन हो। तो देखिए स्कीमिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कीमिंग क्या होती है। स्कीमिंग में क्या होता है कि प्राइस बहुत हाई होती है। तो अब आपसे पूछेगा कि स्कीमिंग क्या होती है, तो आपको जब पता होगा तब ये कह सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं कि स्कीमिंग जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है तो वो इसमें प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, हाई होती है कि लो होती है। तो अब आपको पता होगा कि स्कीमिंग में हाई होती है, तो आप सही ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। और अगर से आपको नहीं इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको, जब आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे ही नहीं तो आंसर भी आप श्योर नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तब आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं। मार्केटिंग से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैनेजरियल बिजनेस इकोनॉमिक्स, देखिए ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही वेटेज रखता है क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन इस एक सब्जेक्ट से बन रहे हैं। इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट के टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड इट्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखिए ये एक टॉपिक लग रहा है एक, लेकिन इसके अंदर भी आपके कई टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। जैसे आपका परफेक्ट मार्केट कंपटीशन हो गया और आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, ऐसे ही टाइप्स जो हैं मार्केट के, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जितने हैं उनके इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्रॉस इलास्टिसिटी का प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी आपका ज़्यादा पूछा जाता है और प्राइस, ये दोनों ही टॉपिक, इसमें जो टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के वो आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, मतलब इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया था, ये पूछ लेता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इशू रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितने प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, तो इनसे एक क्वेश्चन बनते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें जितने जो 3 लेवल्स हैं, जो 3 लेवल्स आपके हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ये जो आपका लेवल्स हैं रिटर्न टू स्केल टॉपिक से, तो उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं टोटल कॉस्ट के, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब से क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर के कंसर्न में। और ये जो कॉस्ट है इनके बेसिक, जिसमें आपका कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, इस तरीके के बेसिक जो कंसेप्ट हैं कॉस्ट के, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, ये आपका 2020 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी आपका, और उनमें डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, आपके जितने पॉइंट्स हैं, जितने अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट को लेकर आते हैं क्वेश्चन। बिजनेस साइकिल मैक्रो लेवल, एक क्वेश्चन यहाँ पर बना था 2020 में, और आपका माइक्रो एंड यहाँ पर दोनों होगा, ओके। बिजनेस साइकिल जो है माइक्रो लेवल और आपका माइक्रो लेवल पर भी दोनों, ठीक है। तो जो माइक्रो लेवल है वो ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए होगा, और जो माइक्रो है वो किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए होगा, किसी फर्म के लिए होगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन बन रहा है। अब आगे चलेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉरपोरेट कंपनी अकाउंट्स और ऑडिटिंग।
तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन क्या है, ये पढ़ने हैं। एक इक्वेशन वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, वो हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उनके नेचर, जैसे कि रियल है तो एक एंट्री दे देगा, अब आपको बताना है कि ये रियल अकाउंट है कि पर्सनल है, तो आपका नेचर बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियोज़ के क्वेश्चन, और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड सीओजीएस को कैसे निकालेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बताया इक्वेशन की जो वीडियोस आ चुकी है, आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। तो जितने इक्वेशन हमने बताए हैं उन सभी के रिगार्डिंग जो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं, 2 से 3 सिर्फ आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, मतलब थ्योरी पार्ट जो है, जैसे कि रेशियोज़ के कितने टाइप्स के रेशियोज़ होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के भी अंदर सब टॉपिक होता है, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है आपका, और लिक्विडिटी रेशियोज़ कितने होते हैं। तो मतलब कि इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, और न्यूमेरिकल भी इनसे पूछे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है आपका, उससे न्यूमेरिकल आते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना। ओके, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक आपको एंट्री दे देगा और पूछेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें सब्सक्रिप्शंस को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इनके नेचर को लेकर, कि जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो उसका नेचर क्या होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा, ठीक है, नॉमिनल होगा। तो ऐसे जो नेचर हैं वो पूछे जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स, तो अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इशू में आपका सबसे पहले तो शेयर के भी कई प्रकार होते हैं, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, इस तरीके से, और उनका रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के कितने मेथड होते हैं, उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपका थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और साथ ही आपका न्यूमेरिकल भी आता है। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड शेयर्स, कितने कितने मेथड, यहाँ पर मेथड को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही वेटेज सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका। इसमें कॉस्ट भी आता है, कॉस्ट का जैसे कॉस्टिंग, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में आपका टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट, इन सबको पहचानना। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके करीब यहाँ से 12 से लेके 13 क्वेश्चन बनते हैं। अकाउंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका मैनेजमेंट, अकाउंट, इकोनॉमिक्स। ये 3 बहुत ही वेटेज सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आगे चलेंगे, बिजनेस, कंपनी या कॉरपोरेट लॉ। तो इसमें 2 हैं आपका, इसमें 2 हैं। एक तो आपका बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ, या आप कह सकते हैं BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा आपका आता है कंपनी लॉ। ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो आपको पढ़ना क्या है इसमें से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आ गया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स आ गए, जिसमें आपका वॉइड, वॉइडेबल, ठीक है, आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और आपका एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इनका जब आप मतलब जानेंगे तब इस क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन सब टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बनानी होगी। एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंसिडरेशन क्या होते हैं। कंसिडरेशन से क्वेश्चन जैसे इसके सेक्शन को लेकर आते हैं, किस सेक्शन में ये जो है डिफ़ाइन किया गया है, और इनमें क्या क्या जैसे इसके कंसिडरेशन एलिमेंट क्या होते हैं इसके, ठीक है, इम्पॉर्टेंस हो गया आपका। तो इस तरीके से, और इसके जो है रूल्स क्या हैं। अब आपका जो मेजर टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, इसमें आपका वारंटी
से आते हैं क्वेश्चन। वारंटी हो गया, आपका गारंटी हो गया, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसमें सेक्शन भी ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, इसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स जो है इंक्लूड होता है। इनके सेक्शन क्या हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या रूल्स हैं, प्रॉमिसरी नोट्स के फीचर क्या हैं। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका जनरली फीचर्स आते हैं और टाइप्स पूछते हैं। तो टाइप्स में आप ये बता सकते हैं बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, ये बहुत ही फंडामेंटल हैं। और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपका शेयर वारंट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्ट के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये भी पढ़ना है। बेलमेंट का भी पढ़ना है। बेलमेंट भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपका पार्टीज़ को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि बेलमेंट में कितने पार्टीज़ होते हैं। कंपनी लॉ जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन या आपके 50-50 भी होता है। कभी 5 क्वेश्चन कंपनी लॉ से तो 5 क्वेश्चन इस तरीके से बिजनेस लॉ से आ जाता है। तो कोई डिफाइन नहीं है, ज़्यादा और कम हो सकते हैं क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट सेक्शन कितने हैं इसमें ये आपको पढ़ना है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, उसके पावर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, इन सबको पढ़ना है। और कंज्यूमर लॉ में जो आपका एक्ट है, ये एक्ट है, एक्ट के बारे में आपको अच्छे से देखना है। इसमें जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो है, जो कि आपका 3 लेवल पर आता है। एक तो आपका नेशनल लेवल पर आता है, ठीक है, नेशनल, स्टेट और आपका प्राइमरी लेवल पर। तो जो ये तीनों आपका जो लेवल हैं कंज्यूमर फोरम, तो इनसे आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि जो कैटेगरी होती है, आप कितने अमाउंट का कर सकते हैं एक कंज्यूमर फोरम में, अपनी शिकायत को कर सकते हैं। तो नेशनल में कितने अमाउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कितना फ्रॉड हुआ है, तो उस तरीके से लेवल जो बताता है, ठीक है। तो ये तीनों लेवल से क्वेश्चन आते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, ये किस किस पर अप्लाई होता है, सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कंज्यूमर लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं सिर्फ कंज्यूमर। आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर लॉ से ज़्यादा आया है क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन वाइड कॉन्ट्रैक्ट और आपका कॉन्ट्रैक्ट से आया है, और बाकी तो आपका कंज्यूमर लॉ से ही पूछ दिया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुछ इसका फॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, यहाँ से आपके टोटल 9 से 10 क्वेश्चन का रेंज होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यदि 5 क्वेश्चन आपका बिजनेस लॉ से आएगा तो 5 क्वेश्चन आपका कंपनी लॉ से आता है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी लॉ में बहुत बड़ा है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ना है, प्रॉस्पेक्टस से भी आते हैं क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, किस सेक्शन में क्या क्या क्लॉजेस हैं इसमें, ठीक है। तो सारी चीज़ें कंपनी लॉ सिर्फ यहाँ पर एक आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, खुद में ये एक सब्जेक्ट है और आपने अपने बीकॉम में पढ़ा है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना लेंदी होता है ये। और लॉ भी है तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलेंगे, बिजनेस, फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं आपके, ठीक है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ज़्यादातर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है पूछ रहा है, और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और रेगुलेटरी, ठीक है, वो किसको रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेशन। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी आप कह सकते हैं इसे। तो इनसे जो है आपका क्वेश्चन बनते हैं स्टॉक को लेकर। कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी कंपनी जो है लिस्टेड होती हैं, उनका रूल्स रेगुलेशन वो कैसे इशू कर सकती हैं, आपका न्यू शेयर कैसे इशू कर सकती हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है,
ठीक है, न्यू इशू मार्केट क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो है एप्लीकेबल होते हैं और उनका जो है रेगुलेशन कौन करता है, तो रेगुलेटरी बॉडी कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, आरबीआई। तो इस तरीके से। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सेबी से अब देखिए, ये भी सेबी जो है एक फ्री इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडी है। आपको सेबी के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, कितने ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है इनका, मतलब कौन कौन ये पार्ट देखते हैं, क्या क्या स्कोप इनका क्या है। तो इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको ये पता होनी चाहिए। सेबी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेट करते हैं। और इनमें कुछ जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो फाइनेंस है आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही रीसेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को देखना होगा। कॉल मार्केट क्या होती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है ना, कितने समय के लिए होती है। तो कॉल मार्केट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जैसे आपका 1 घंटे से लेके 7 दिन और 24 घंटे, ठीक है, और 14 दिनों तक के लिए ये हो सकती है। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये होता है। और कौन कौन इसमें एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्ट लेते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि बैंक लेते हैं पार्ट। यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये जानना है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं जो कि उन आपको क्षेत्र तक जाना है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको ये सारे टॉपिक को कंसीडर करना है अच्छे से आपको पेपर के लिए। मनी एंड बैंकिंग, देखिए मनी एंड बैंकिंग भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसे भी अच्छे से पढ़ना है। म्यूचुअल फंड के बारे में भी आता है क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग में जैसे आपका मनी से रिलेटेड क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग, इसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मनी का अलग होता है और बैंकिंग का, जितना भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कब नेशनलाइज हुआ, कितने बैंक कब नेशनलाइज हुए और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ और किसके उसमें हुआ था, गवर्नमेंट में, ये सारी बातें, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है आपका, कौन कौन से पार्टीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर्स हैं आपके, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं यहाँ पर। स्टॉक मार्केट, फॉरेन स्टॉक क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़, यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने मेथड होते हैं, मतलब कि जिनके थ्रू पोर्टफोलियोज़ एनालिसिस की जाती है, स्टॉक एनालिसिस की जाती है, उन सब के मेथड आपको जानने होंगे। इसमें देखिए वेरिएंस एनालिसिस भी है, जो कि एक मेथड है, वेरिएंस एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, तो ये कुछ मेथड हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी मेथड हैं जिनसे स्टॉक की एनालिसिस की जाती है, पोर्टफोलियो एनालिसिस किया जाता है, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लेवल जान सकते हैं कि यहाँ पर लेवल क्या है क्वेश्चन का, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट की। यहाँ पर जो स्टैट सब्जेक्ट है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बिजनेस मैथमेटिक्स से ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन का वेटेज 1 या 2 होता है, वो भी बेसिक मैथ, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, ठीक है ना, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को लेकर क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर आप ऐड कर लें। और आपका परसेंटेज से आते हैं क्वेश्चन,
प्रॉफिट एंड लॉस और इन्वेस्टमेंट से आते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से आए, बदलते भी रहते हैं। जैसे 20 में आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से आया है, तो आपका अब 21 में क्या पता प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछा जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से भी आते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका न्यूमेरिकल होता है। और यहाँ पर अब हम स्टैट की तरफ देखेंगे। स्टैट सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बेसिक मैथ हो गया आपका। आपको इसमें पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, ये आपको पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कितना होता है, इसमें ढेर सारे फार्मूला हैं और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएंस एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर। और सेंट्रल टेंडेंसी का भी 3 से 4 क्वेश्चन। लाइनर प्रोग्रामिंग 1 क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग 2 क्वेश्चन, सीपीएम एंड PERT एनालिसिस यहाँ पर भी 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो सीपीएम एंड PERT एनालिसिस आपका प्रोजेक्ट जो होते हैं बिजनेस में, तो उनकी टाइम ड्यूरेशन पता लगाने के लिए, टाइम ड्यूरेशन, आपका कॉस्ट हो गया, तो ये मतलब रीसेंट एनालिसिस है, इसे कह सकते हैं इनोवेटिव एनालिसिस है ये सीपीएम और PERT के थ्रू। तो 1 क्वेश्चन बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इसके, उनसे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका स्टैट से पूछा जाता है, ये आपका जो एवरेज है वो 6 से 7 क्वेश्चन का है। इस तरीके से आपको देखना है 6 से 7 क्वेश्चन। अगर से आपकी मैथ और न्यूमेरिकल अच्छी है तो आप 6 से 7 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो आपका सही हो सकता है। आगे चलेंगे, देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप्स भी है इसमें। तो जो आपका बेसिक है वो सभी एंटरप्रेन्योरशिप का आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से एंटरप्राइजेस आते हैं ये आपको देखना है। जैसे जो गवर्नमेंट के जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, पब्लिक में, और किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या है, सारे जितने रूल्स हैं, ठीक है। MRTP एक्ट जो होता है, आपका MRTP एक्ट जो होता है वो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका फेमा हो गया, फेरा हो गया, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं आपके। और अब हम आगे चलेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको क्या देख लेना है, इनकी फंक्शन देख लेनी है, फंक्शन से आते हैं क्वेश्चन। और इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको अच्छे से देखना है। और फंडिंग की कौन कौन से जो मेंबर हैं, कौन कौन से देश इसमें मेंबर हैं, ये देखना है आपको। उसी तरीके से आपको IMF का भी देखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको उसी तरह वर्ल्ड बैंक का भी देखना है। और इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने बैंक्स इंक्लूड होते हैं वो आपको अच्छे से देखना है। जब आपको पता होगा कि ग्रुप जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है कितने कितने, जैसे इसमें IDA हो गया, IDA आपका ये जो सॉफ्ट लोन विंडो भी इसे बोलते हैं, ठीक है, IBRD आपका, तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिसमें ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। IDA, IBRD और भी अथॉरिटी है। आपको आगे क्या पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क का हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जितने रिजर्वेशन होते हैं आपके उन सब का रेगुलेशन, रूल्स, और जो बेनिफिशियरी पार्टी होती है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है जब वो अपने प्रोडक्ट को जो इनिशिएट किए हैं उनको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। कोई उनके जो उनका प्रोडक्ट है, उनके नए आइडियाज़ हैं, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। बिजनेस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आपका बिजनेस फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है,
बिज़नेस फॉर्मेशन हो गया आपका, और बिज़नेस आइडियाज़ हो गए, ठीक है, जितने बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं। और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत ही रिस्की काम होता है, इसमें बहुत सारे वेंचर्स लगे होते हैं और वो आपका बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। डंपिंग, ठीक है, डंपिंग क्या होती है, डंपिंग के टाइप्स। तो यहाँ पर आपका डंपिंग से टाइप्स आप लोग देख लीजिएगा, टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये हमने तो आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि इस सब्जेक्ट से आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट से आपका क्वेश्चन जो आता है वो करीब 4 से 5 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपका या तो इस इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या WTO IMF का इस्टेब्लिशमेंट या फंक्शंस को लेकर, या वर्ल्ड बैंक का, या तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या फिर आपका MRTP और फेमा फेरा एक्ट से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। बिजनेस एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन, ये भी बहुत ही वेटेज सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से यहाँ से पढ़ना है। जितने 5 हेड हैं आपके, चाहे वो सैलरी का हो या आपका कैपिटल एंड गेन्स का हो, ठीक है, या आपका हाउस प्रॉपर्टी हो या अदर सोर्सेस हो, तो इनमें जितने सेक्शन होते हैं, रूल्स हैं, एग्जाम्पशन लिमिट क्या क्या है, वो सब आपको पढ़ने हैं। और इसमें जो टॉपिक कवर होता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक थ्योरिकल पार्ट होता है तो 2 न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एक कंडीशन आपके सामने रख दी जाएगी और आपको पहचानना है कि इसका स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इनकी मीनिंग, सबसे ज़्यादा आपको मीनिंग ही क्लियर करना है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में आपका टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन आते हैं। तो ये तीनों टर्म है जो आपके, इन सब की अलग अलग आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर करनी है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। पैन अकाउंट्स, देखिए 2020 के पेपर में पैन अकाउंट का टोटल क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछा था। तो इस तरीके से तो 10 होते हैं, जब आपको पता होगा तब आप अच्छे से आंसर कर सकेंगे। और क्या पता 2021 में इसका सेक्शन पूछ दे, तो आप लोग सेक्शन भी अच्छे से देख लो। इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये ओवरऑल टैक्स का, इनकम टैक्स का, ओके। और यहाँ पर बिजनेस टैक्सेशन और इंडिविजुअल टैक्सेशन भी लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल जो कि एलिजिबल होते हैं, जिन पर इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो उनका जो स्लैब्स होते हैं, जो आपके टैक्स स्लैब हैं, उनके रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा। कि जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकता है, आपको टैक्स आइडेंटिफाई करना है। जिसकी इनकम 5 लाख है तो आपको टैक्स, तो आपको स्लैब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, उसके बाद से आपका लगता है 5%, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो कितना लगेगा, आपका 10% लगेगा। तो इस तरीके से जो टैक्स स्लैब हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बता दूं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो आपका टैक्स से, तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5 से 6 का रेंज होता है, 5 या 6 आ सकते हैं। अब लास्ट वन है जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस अवेयरनेस। तो बिजनेस अवेयरनेस में आपका जो रिसेंट जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके बिजनेस वर्ल्ड में, तो आपको उन्हीं टॉपिक पर देखना है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जीडीपी कितनी गिरी है, जीडीपी कितनी इंक्रीज़ हुई है, क्या है, इन सारी चीज़ों को, जो कि आपका करंट अफेयर्स टाइप का होता है, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होता है, बिज़नेस के कंसर्न में होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और जनरल इंग्लिश बता दूं तो यहाँ पर आपका तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंग्लिश से आना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिए। सिनोनिम्स हो गया,
सिनोनिम्स हो गया आपका, एंटोनिम्स हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया एंड वोकैब। तो इस तरीके से आपका आते हैं क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो है सिनोनिम्स बताने हैं, एंटोनिम्स, जैसे कि वर्ड दे दिए कोई सिनोनिम्स के और ऑप्शन में उसी के सिमिलर वर्ड होगा तो आपको वही आंसर करना है। तो जब आपका अच्छा होगा तभी आप बता सकते हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बाकी रेस्ट आपका बिजनेस अवेयरनेस से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस कितना लेंदी है और आपको किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बता दिया है। अब आपकी बारी, आप अच्छे से पढ़ो और अपना जेएमआई में एमकॉम क्लियर करिए। तो इस तरीके से आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। अब आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे साइबरनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उससे बेनिफिटेड होते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।